So I welcome all of you to the KCC series of 9th physics. तो आज बच्चों हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स के अंदर स्केलर एंड वेक्टर, और उसके साथ ही साथ आज का ये जो लेक्चर है हमारा मेन लेक्चर है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम समझेंगे ग्राफ्स ऑफ द मोशंस। मोशन के ग्राफ को समझेंगे। हाँ भाई, मोशंस के ग्राफ को समझेंगे। कौन कौन से ग्राफ बनते हैं कि भाई डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे होता है, या फिर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, इनके अंदर कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं बारीकी से समझेंगे। सो बेटा स्टार्ट करते हैं टुडेज गोल स्केलर से। स्केलर से स्टार्ट करते हैं भाई। स्केलर, अच्छा स्केलर और वेक्टर को समझेंगे, पर उससे पहले आपको बताएंगे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास होती है वो इक्वल होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास इक्वल होती है n इंटू यू के। अब n क्या था हमारे पास, ये था न्यूमेरिकल वैल्यू थी रे भाई, और u था हमारे पास यूनिट, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू था, ये हमारे पास शो कर रहा था नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट, और यूनिट हमारे पास अ कंपैरिजन शो कर रहा था। क्या कर रहा था? अ कंपैरिजन शो कर रहा था, और ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट को शो कर रहा था कि कितनी मर्तबा यूनिट है। ठीक है बेटा, तो अब इसका आज यूज लेंगे कि भाई क्या होता है। अब स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो बताते चले कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी भाई, उसके अंदर हमारे पास वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है n इंटू यू के। पर आज आपको बताएंगे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। पर सर आपने तो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि फिजिकल क्वांटिटी तो हमारे पास फंडामेंटल होती है, बेस क्वांटिटीज होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं, या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। पर बेटा ऐसा भी है कि उसके अंदर ये काइंड्स भी निकलती हैं, काइंड्स भी निकलती हैं जो कि हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर होती हैं। तो कोई भी क्वांटिटी स्केलर कैसे कहलाएगी? हाँ मानते हैं कि टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब बताओ ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? क्या टाइम स्केलर है या फिर वेक्टर है? कैसे पता चलेगा? चलो समझते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो भाई स्केलर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर बनने के लिए, स्केलर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट है? तो एक तो ये है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। अच्छा भाई, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और सुइटेबल यूनिट होना चाहिए, सुइटेबल यूनिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है बेटा, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर तब बनेगी जब उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा सुइटेबल यूनिट। अब कैसे? चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि मान लो आप कहीं गए दुकान पे, दूध वाले के पास गए, दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया 1 किलो दूध दो हमें, 1 किलो दूध दो, 1 किलो दूध। उसने पैसे मांगे भाई, 120 रुपए बनते हैं। सर पैसा तो नहीं है, फिलहाल दे दो, फिर बाद में अम्मी से लेके दे दूंगा। अम्मी ने कहा था 1 किलो दूध लेके आ। चलो भाई, दूध वाले ने उसको दिया 1 किलो दूध। कितना? 1 kg।
कितना भाई 1 kg। अच्छा, अब kg हमारे पास किसका यूनिट था, मास का। किसका यूनिट है, मास का। अब ये जो 1 है ना, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये केजी हमारे पास यूनिट है किसका, मास का। तो अब बताओ ये मास हमारे पास कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, स्केलर या फिर वेक्टर। तो आपको बताते चले कि मास हमारे पास स्केलर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब वेक्टर को भी समझते हैं। क्या समझते हैं, वेक्टर को। अच्छा सर इसके और एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल बहुत हैं, जैसे कि आपके पास टाइम भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, उसके साथ साथ आपके पास मास हो गया, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है। अच्छा, और फील्ड सर, और फील्ड हो। चलो पहले वेक्टर को समझो, फिर आपको और फील्ड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। वेक्टर को समझे। अच्छा भाई, वेक्टर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब बनेगी, क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या भाई, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा सुइटेबल यूनिट होना चाहिए, और साथ में भाई डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या डायरेक्शन स्केलर में थी, नहीं, इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, सुइटेबल यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्या वो वेक्टर बन जाएगी। हाँ सर बताएं, वेक्टर बन जाएगी। हाँ सर, वो तो वेक्टर बन जाएगी। पर यह आपको बताते चलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर डिपेंड करता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तब बनेगी जब वो ओबे करेगी वेक्टर्स के लॉ को। क्या, जो मेन कंडीशन वो है ओबेस, ओबेस वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अरे भाई, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या है, ये आप पढ़ोगे बेटा फर्स्ट ईयर क्लास में। जब आगे जाओगे तो आगे के अंदर आप इसके वेक्टर के जो लॉज होते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या दूसरे जो लॉज होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के लॉज होते हैं, उनको आप आगे फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ोगे। ठीक है बेटा। तो अब आपको कुछ वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन आया होगा। अच्छा भाई, अब बताएं वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर। अच्छा, अरे आपने पिछली वीडियो लेक्चर तो देखा होगा, पिछला जो वीडियो लेक्चर था ना, जिसमें हम सोना लूटने गए थे, गोवा में गए थे भाई, धमाल मूवी देखी थी हम, सोना लूटने गए थे। कैसे गए थे, तो उसके अंदर हमारे पास एक बंदा था जिसका नाम था, क्या नाम था भाई, पटेल। पटेल था, वो बड़ा होशियार बंदा था। उसने क्या किया, उसी बंदे से पूछा कि भाई हाँ मैं मानता हूं आपका खजाना गोवा की तरफ, यहां से गोवा की तरफ 10 किलोमीटर दूर है। पर उसने ये पूछा कि हाँ मानता तो हूं 10 किलोमीटर दूर है, पर बताओ डायरेक्शन क्या है, किस तरफ डायरेक्शन क्या है उस गोवा के 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में। तो उसने बताया था कि ईस्ट में। भाई 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो अब बताओ ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब 10 किलोमीटर ईस्ट है, कितना 10 किलोमीटर। अब देखो 10 जो है ये मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर ऐसा ही यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का, मीटर लो या किलोमीटर लो, ये कन्वर्जन ऑफ द यूनिट में आती है। ठीक है बेटा। तो मीटर ऐसा यूनिट लेंथ का होता है और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है हमारे पास। ठीक है भाई, ये यूनिट हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये मैग्नीट्यूड हो गया या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। डायरेक्शन क्या थी भाई, ये डायरेक्शन।
तो अब बताएं कि यह हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है? तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके साथ कुछ और इसके अंदर देख लेंगे कि भाई स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या वेक्टर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वेक्टर है, सॉरी स्केलर, पहले जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल्स। भाई किसी भी अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश के लेटर से, सिंबल से हम जो है वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिस्टेंस है, स्केलर है, क्या है? डिस्टेंस स्केलर है हमारे पास, हमने एस रख दिया। ठीक है भाई। अच्छा, स्पीड है, स्केलर है, रख दिया। ठीक है भाई। तो ऐसे जो है हम उसको करते हैं। टाइम है हमारे पास, स्केलर है, मास है, स्केलर है। ठीक है ना। तो बाय सिंबल्स हमें जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। पर जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, वेक्टर क्वांटिटीज, उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय एरो। क्या? एरो ओवर हेड, एरो ओवर हेड of the symbols of English alphabet letters। ठीक है बेटा। एरो ओवर हेड ऑफ द सिंबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, कैसे? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट थी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर डी से, स्मॉल डी से। पर क्या अब ये सही है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है वेक्टर के लिए? नहीं, हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। फिर आगे आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में का ऐसा हो गया तो बताओ ये वेक्टर है या स्केलर? तो फिर ये स्केलर के लिए रिप्रेजेंट होता है। ये चीजें आप आगे पढ़ोगे। ठीक है बेटा। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इनके बीच का जो डिफरेंस है आप वो अब खुद से लिख लोगे। ठीक है बेटा। अब चलते हैं, चलो चले। अब हम चलेंगे हमारे आज के बढ़िया ही मेन इंपॉर्टेंट जो लेक्चर जिसपे बनने जा रहा था, ग्राफ्स ऑफ द मोशन। मोशंस के ग्राफ को समझेंगे, मोशंस के ग्राफ को समझेंगे। अच्छा, चलो भाई, ग्राफ्स ऑफ मोशन हम समझेंगे एक कहानी से। कहानी से समझेंगे। कहानी, कहानी कैसी सर? वो वाली नहीं, सोने वाली कहानी नहीं। इसके अंदर कहानी, जो सोने वाली कहानी थी ना, उसी के हम मेन इंपोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे थे उसके अंदर जो हमारे पास थे, कौन कौन से थे भाई? कौन कौन से थे? एक तो था चालू, दूसरा था पुष्पा और तीसरा था हमारे पास फुगू। तो इनकी मदद से हम समझेंगे कि ग्राफ्स ऑफ मोशन कैसे होता है। चलो बेटा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा भाई, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, अरे भाई चलो। अब क्या है कि सबसे पहले आप कोई भी दो एक्सिस ले लो, कोई भी नहीं, एक्स एंड वाई ले लो। ये एक्स और ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। ठीक है। अब जो ये वाई है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइज को, कि भाई कितना बड़ा, और एक्स डिपेंड कर रहा है रन को, कि कितना रन किया। और राइज डिवाइडेड बाय रन जो हमारे पास होता है, राइज डिवाइडेड बाय रन, उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट, राइज डिवाइडेड बाय रन। अब आपको बुक के अंदर लिखा होता है ग्रेडियंट, आप परेशान थे कि ग्रेडियंट क्या होता है सर? तो ग्रेडियंट होता है राइज डिवाइडेड बाय रन।
अब किसका ग्रेडियंट क्या होगा वो आप निकालेंगे और समझेंगे। अच्छा, अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अब कैसा होगा, या तो फिर हमारे पास बॉडी जो है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है, या तो फिर उसने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया होगा, क्या पोजीशन को चेंज ही नहीं किया होगा, यानी वो एट रेस्ट है, या फिर उसने यूनिफॉर्म कवर कर दिया होगा, क्या यूनिफॉर्म में चला होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यूनिफॉर्म स्पीड बन गई। अच्छा भाई, या तो फिर बॉडी चली होगी नॉन यूनिफॉर्म में, जंगल का बादशाह पुष्पा वाह वाह ऐसे चला, ठीक है बेटा, ऐसे चला तो वो कर्व पाथ बन जाता है, यानी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है या फिर वेरिएबल स्पीड कहते हैं। अच्छा भाई, माना हमारे पास कोई भी ग्राफ बनेगा वो तीन कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा है। चलो, अब जो हमारे पास x है ना, x जो रन कर रहा है, ये हम टाइम लेंगे। अब टाइम क्यों लेंगे, इसको हम सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड में टाइम लेंगे, और y को हम मीटर में ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि x को हमने टाइम लिया, y को हमने मीटर लिया, क्योंकि टाइम हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है। टाइम हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है। हाँ भाई, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, और फिजिकल क्वांटिटीज टाइम पर डिपेंड करती हैं, पर टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, टाइम चला जाता है, टाइम चला जाता है। अभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, अगर नहीं देखोगे, आधी देखी, तो आपका टाइम रुकेगा नहीं, आपका टाइम चला जाएगा, और बाद में देखोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा भाई। चलो, तो इसीलिए हम टाइम को एक्सिस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। अच्छा भाई, चलो, अब हमारे पास यहां पे मान लो फुगू बैठा है, क्या है, फुगू, फुगू। अच्छा, अब फुगू बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बालक है भाई, सिंपल है, सिंपल है। अच्छा, अब यहां पे हम कुछ टाइम की देख लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, ठीक है बेटा। यहां पर हम लिख लेते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। चलो भाई, अब फुगू जो होता है ये सिंपल होता है, ये यहां पर ओरिजिन पर बैठा होता है, 0 पॉइंट पर ओरिजिन पर होता है। अच्छा, हाँ सर बैठा है, ठीक है। अब फुगू जो होता है ना, ये 1 सेकंड जब होता है, 0 से जब 1 सेकंड होता है, 0 से जब 1 सेकंड होता है, तो ये तो होता ही रेस्ट पे, यानी स्टॉपवॉच के अंदर, टाइम के अंदर देखा कि 1 सेकंड हो गया, पर फुगू ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। अच्छा, ठीक है, बाद में उसने 2 सेकंड पे देखा, तब भी उसने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया। चलो, जब 3 पर देखा, 3 सेकंड के अंदर देखा कि क्या फुगू ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फुगू नहीं चला, क्योंकि फुगू तो बालक था, फुगू बालक था, फुगू बालक था, सिंपल सा, तो ये कहीं पे भी नहीं चला, कहीं पे भी नहीं चला। 3 सेकंड हो गए, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। तो अब बताओ, राइज डिवाइडेड बाय रन ग्रेडियंट क्या होगा, राइज डिवाइडेड बाय रन ग्रेडियंट क्या होगा, तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास हो जाएगा, राइज कितना 0 डिवाइडेड बाय रन कितना 3 सेकंड, तो ग्रेडियंट क्या हो गया 0। और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को हम कहते हैं स्पीड। क्या, इस ग्राफ के अंदर डिस्टेंस वर्सेस टाइम के अंदर जो हमारे पास ग्रेडियंट बनेगा, इस ग्रेडियंट को हम कहेंगे स्पीड। क्या कहेंगे,
स्पीड। अरे भाई ठीक है, अब स्पीड क्या हो गई? जीरो। स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो गई जीरो। तो अब इसे हम क्या कहेंगे? अब इसे हम क्या कहेंगे कि भाई जब भी हमारी कोई भी बॉडी, एक तो देखो ये पैरेलल है टू द एक्सिस, टाइम एक्सिस ये क्या है? पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हम कहेंगे ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है वन बेस जिसके अंदर हमारे पास स्पीड क्या हो? जीरो, यानी बॉडी एट रेस्ट है, यानी फुगु हमारे पास कहां पे? एट रेस्ट है, एट रेस्ट है। अब ऐसा है कि यहां पर हमारे पास स्पीड आ गई जीरो, स्पीड का आ गई जीरो। अब बताओ ये कौन सी स्पीड है? क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है? क्या ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? बताएं, क्या ये यूनिफॉर्म है या ये पर नॉन जीरो है? ओ सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म है या फिर ये जीरो? तो इसे हम कहते हैं जीरो, जीरो, जीरो ग्राफ, जीरो ग्राफ। ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं रेस्ट वाला ग्राफ। जब बॉडी क्या हो? रेस्ट में हो, अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो उसे हम कहते हैं जीरो ग्राफ, जीरो, जीरो ग्राफ। अब ये जीरो ग्राफ तभी बनता है जब बॉडी एट रेस्ट हो और वो कोई भी किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कोई भी डिस्टेंस कवर ना करे, तब हमारे पास जीरो ग्राफ आता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी, क्या ये हमारे पास लाइन आई है ना? क्या एक सेकंड लाइन आई है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट line is a parallel to the time axis। जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन हमारी पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाती है तो हम उसे जीरो ग्राफ कहते हैं, जीरो ग्राफ कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी कंडीशन और साथ ही साथ तीसरी कंडीशन देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ले लिया? चले आगे, चलो। तो एक कंडीशन हमने समझी कि जीरो ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब हम आएंगे यूनिफॉर्म स्पीड वाले ग्राफ पे, पर वो भी डिस्टेंस टू वर्सेस टाइम होगा। अच्छा, कैसे? चलो, ये रहा हमारे पास y एक्सिस और ये रहा हमारे पास x एक्सिस। क्या है? x एक्सिस और y एक्सिस। अब बताओ इस ओरिजिन पे कौन बैठा है? चलो मान लो यहां पे हमारे पास ओरिजिन पे है चालू। कौन है भाई? चालू बैठा है। अच्छा, यहां पे हम नोट लिखते हैं, क्या है कि मान लो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर यहाँ पे 15 सेकेंड कर लें, यहाँ पर 20 सेकेंड कर लें। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप 10 कर लें, यहाँ पे आप 20 कर लें, यहाँ पे आप 30 कर लें और यहाँ पे आप 40 कर लें। ये हमारे पास मीटर में और ये हमारे पास सेकेंड में। अब क्या है कि मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, मान लो नहीं है। अब यहाँ पे था ओरिजिन पे चालू और चालू चल पड़ा। चालू क्या हुआ? चालू चल पड़ा, चालू चला यहां से ऐसे चला और यहां पे आके रुक गया। कहां पे? यहां पे आके रुक गया। चलो, यहां पे आके रुक गया। अच्छा, कहां पे आके रुक गया? यहां पे। ठीक है बेटा, 15 सेकेंड, यानी टाइम कितना लिया? टाइम लिया इसने 15 सेकेंड। चालू ने 15 सेकेंड लिए हैं और कितना डिस्टेंस कवर किया?
30 मीटर। 15 सेकंड में उसने 30 मीटर कवर किया। पर क्या क्या इसकी हर सेकंड पर डिस्टेंस कैसा था? चलो चालू चल पड़ा। 5 सेकंड में उसने 10 मीटर किया। कितना? 5 सेकंड में 10 मीटर। और 10 मीटर 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर और 15 सेकंड के अंदर 30 मीटर। क्या भाई नहीं समझ में आया? चलो दोबारा। चालू था, चालू चल पड़ा और चालू ने 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर कवर किया। फिर जब 10 सेकंड हुए तो उसने 20 मीटर कवर किया। जब 15 सेकंड हुए तो उसने 30 मीटर कवर किया। अब पूछा है कि इसका ग्रेडियंट कैसा होगा? इसका ग्रेडियंट कैसा होगा? चलो ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट निकालते हैं इसका। राइज डिवाइडेड बाय रन करो। क्या? राइज डिवाइडेड बाय रन। राइज कितना? 30 मीटर। डिवाइड करो रन से। रन कितना? 15। कितना? 15। अच्छा, आई हमारे पास स्पीड। क्या आई? स्पीड। स्पीड है पर कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। अब बताओ ये स्पीड कौन सी है? 2 मीटर पर सेकंड। कैसे पता चलेगा ये स्पीड कैसी है? चलो मान लो उसने शुरुआत के फर्स्ट पॉइंट वाली हम कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कितना था? 5 मीटर 10, यानी 10 मीटर चला 5 सेकंड में। 10 मीटर चला 5 सेकंड में, तब भी ग्रेडियंट 2 मीटर पर सेकंड आया। कितना? तब भी ग्रेडियंट 2 मीटर पर सेकंड आया। जब वो 20 मीटर चला 10 सेकंड के अंदर, तब भी ग्रेडियंट 2 मीटर पर सेकंड आया। तब भी ग्रेडियंट 2 मीटर पर सेकंड आया। यानी जब वो 5 सेकंड चलता है तब भी 2, 10 सेकंड चलता है तब भी 2, और जब 15 चलता है तब भी स्पीड बनती है 2 मीटर पर सेकंड। अब माजरा क्या है कि ये क्या है? ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब जो ये स्पीड है ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। कौन सी है? यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी स्पीड होती है जो कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करती है। तो उस बॉडी को हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड है। उस बॉडी की वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहां पे देख ले कि वो इक्वल डिस्टेंस के अंदर 5 मिनट के अंदर 10 मीटर और 10 सेकंड के अंदर 20 और 15 सेकंड के अंदर 30, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बॉडी कवर कर रही है। इसीलिए हम ये कहेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है बेटा? चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। ये हमारे पास थी दूसरी कंडीशन। ठीक है? दूसरी कंडीशन थी। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो आगे बढ़े और तीसरी कंडीशन समझते हैं। चालू का मजा लिया, चालू का मजा लिया। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे बनता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है? तीसरी कंडीशन भाई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का सेम ग्राफ, y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है? ये सेकंड में, ये मीटर में, और ये ओरिजिन। ये ओरिजिन मान लो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। अब यहां पे हमारा व्यास बैठा था। यहां पे हमारे पास था कौन था भाई? पुष्पा बैठा था, जंगल का बादशाह पुष्पा था। कौन था भाई? पुष्पा। अब जो पुष्पा है वो तो जंगल का बादशाह है। वो ऐसे थोड़ी जाएगा स्ट्रेट लाइन में, या ऐसे ही जाएगा, या वैसे जैसे ये पिछले यूनिफॉर्म स्पीड थी ना, पिछला आपने ग्राफ पढ़ा हुआ यूनिफॉर्म स्पीड का, वहां पे मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लगाई समझाई, क्योंकि मेरे को पता चल गया होगा, लग रहा था मुझे ऐसे कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट लाइन तो बन रही थी, स्ट्रेट लाइन तो बन रही थी, पर वो इंक्लाइन प्लेन पर थी। क्या थी? जब भी, चलो बता देता हूं, जब भी किसी भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन आए एट इंक्लाइन प्लेन पर,
इंक्लाइंड प्लेन पर, तो उसे हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ है। ठीक है बेटा। अब तो यहाँ पे जंगल का बादशाह है पुष्पा, वो तो ऐसा नहीं करेगा, वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगा, वो तो ऐसे चलेगा, ऐसे चला या फिर ऐसे चला। ठीक है भाई, ऐसे चला माना। अब इसको समझें क्या है, क्या है सर, क्या गड़बड़ बना दी, क्या बन गई? देखो देखो कि जब पुष्पा 1 सेकेंड के अंदर ये डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। जब 2 सेकेंड हुआ, जब 2 सेकेंड हुआ ना, 2 सेकेंड, तब भी इसका डिस्टेंस 0.5 मीटर था। पर जब 3 सेकेंड आया, 3 सेकेंड यहां पे आया, यहां पर, ठीक है, और 3 सेकेंड जब आया, 3 सेकेंड में 3 सेकेंड के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर डायरेक्टली, 1.5 मीटर बढ़ गया, 1.5 मीटर बढ़ गया। और 4 सेकेंड में उसने किया 3 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 1 सेकेंड के अंदर 0.5 मीटर, 2 सेकेंड में भी 0.5 सेकेंड, और 3 सेकेंड के अंदर 1.5 गुना बढ़ गया 2 मीटर, और 4 सेकेंड के अंदर 1 गुना और बढ़ गया 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अच्छा भाई, अब इसमें क्या है, देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हमारे पास कैसा है, ये पाथ कैसा है, कर्व पाथ है। क्या है हमारे पास, जिगजैग पाथ है, कर्व पाथ है। ठीक है ना। जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर कोई भी कर्व पाथ आ जाता है, तो मान लेना, समझ लेना कि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीडेंट है। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीडेंट है, स्पीड है। इसका ग्रेडियंट निकालें, ग्रेडियंट निकालें, टोटल ग्रेडियंट निकालें, कितना था, 3 मीटर, कितने सेकंड में, 4 सेकंड, 3 मीटर 4 सेकंड, 3 मीटर किया 4 सेकंड में। ठीक है भाई, स्पीड निकालो कितनी हो जाएगी, जो भी आए ठीक है लिख ले। और 3 सेकंड में, 3 सेकंड में इसने कवर किया हमारे पास 2 मीटर। हाँ, अब निकालो, 2 मीटर किया 3 सेकंड में, तीसरे सेकंड में 2 मीटर किया। अच्छा, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 0.5 किया, 0.5 2 सेकंड में किया, और 0.5 1 सेकंड में किया। ये भी ग्रेडियंट, ये भी ग्रेडियंट, ये भी ग्रेडियंट, यानी अब ये तीनों ही हमारे पास, चारों ही क्या है, स्पीड है। ग्रेडियंट क्या है, यहां पर स्पीड है। पता लगाना है ये कौन सी स्पीड है, क्या ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर जीरो स्पीड है। अब इसका आंसर निकालो, ग्रेडियंट स्पीड निकालो, कितनी आ जाएगी। क्या इनकी देखो, आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, इधर से आप अंदाजा लगा लो, क्या इनका आंसर सेम आएगा, स्पीड इक्वल आएगी, स्पीड इक्वल नहीं आएगी। तो जब भी हमने पढ़ा था कि जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है वो तब बनती है जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर करती है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कहलाता है। डेफिनेशन आप बना लेना कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जब भी कर्व आ जाता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ कहलाता है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी वाले ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। चलो, तो ये आपके पास यहां पे क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। चलो, ग्राफ समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पुष्पा की कहानी समझ में आई सर। पुष्पा तो राजा है, ये कैसे चला था,
इधर चला कभी उधर चला, जाने जहां कभी किधर चला, टूट गया गिर गया। तो ऐसे ही चला रहा, कभी इधर चला कभी उधर चला, कभी इधर घुमा तो कभी उधर घुमा। चलो भाई, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अरे भाई, अब ये आपके पास बहुत ही इजी हो गया, बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को समझा, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। सिर्फ थोड़ा सा इसी थोड़ा एक्सचेंज है कि डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। क्या हो जाती है? वेक्टर, यानी डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो, क्या हो? डायरेक्शन आ जाए। सेम ग्राफ बनते हैं इसके अंदर, सेम। एक तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या हो? जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बॉडी एट रेस्ट हो, क्या हो? बॉडी एट रेस्ट हो। मान लो ये फोकू बैठा है एट रेस्ट तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कितना? जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मान लो इधर से इतना चला, यानी a straight line parallel to the time x axis, ठीक है ना? तो ये हमारे पास ऐसे ही बनेगा, जैसे पिछले आप समझ के आ गए हो, जो जीरो वाला था, जीरो से डिस्टेंस वाला था, ये हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारे पास जीरो वेलोसिटी आ गया। क्या आ गया? जीरो वेलोसिटी वाला ग्राफ। वेलोसिटी क्या है? जीरो। वहां पे जीरो स्पीड थी, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है बेटा? तो ये बॉडी एट रेस्ट है, 3 सेकंड के अंदर कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, ठीक है ना? 3 सेकंड के अंदर कोई भी इसने डिस्टेंस कवर नहीं किया, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, और इसे हम कहेंगे ये हमारे पास जीरो वेलोसिटी वाला ग्राफ है, और ये फर्स्ट कंडीशन होती है। समझ में आया? बहुत ही आसान था, हलवा। चलो अब इसका दूसरा देखते हैं। इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है बेटा? अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूसरी कंडीशन वाला कैसे ग्राफ बनेगा। अब देखो, वही वाला सेम है, वहां पे सिर्फ डायरेक्शन नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पे एरो आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है। अब मान लो यहाँ पे ओरिजिन पर चालू बैठा है, चालू जो चल पड़ता है ऐसे स्ट्रेट लाइन पे इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना? 1 2 3 ले लें आप, 1 2 3। ये आपको मैं 1 2 3 इसी ले ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा? 1 2 3 1 2 3, ये मीटर में y एक्सिस वाला और ये x एक्सिस वाला, ठीक है बेटा? सेकंड में। अब चालू चल पड़ा और यहां पे आके रुक गया, यानी उसने क्या किया? 2 सेकंड में 2 मीटर किया, 2 सेकंड में 2 मीटर किया, यानी 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर किया, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमारे पास ग्राफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। कि वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म का एक दूसरा नाम है जैसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी भी आप कह लें, ठीक है बेटा? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट आप निकालें तो इसका क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म आ जाएगा, यानी इक्वल आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? या फिर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करोगे? a straight line, क्या? a straight line at an inclined plane, displacement versus time graph, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ, ठीक है बेटा?
अब हमारे पास तीसरी कंडीशन वाला ग्राफ कैसा था, ऐसा था। ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस सेकंड में, और ये हमारे पास y एक्सिस मीटर में, ठीक है बेटा। और ये ओरिजिन पे जंगल का बादशाह पुष्पा, पुष्पा कौन था, पुष्पा बैठा था भाई। कभी ऐसे चला तो कभी ऐसे चला, इधर चला कभी उधर चला, जाने जा पता नहीं किधर चला चलो भाई, तो कभी उधर चला कभी इधर चला, यानी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बॉडी कवर कर रही है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ की ग्रेडियंट निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाला ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है, ऐसा ग्राफ कहलाता है। और इसे हम, इसका दूसरा नाम वेरिएबल वेलोसिटी वाला ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी। चलो समझ में आ गया, कंप्लीट तीन कंडीशन वाले ग्राफ समझ में आ गए। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन के ग्राफ्स को कैसे समझा जाता है, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा। इस ग्राफ को समझना है। अब इसके अंदर सेम कंडीशंस हैं, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है। के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन जिसे हम कहते हैं। देखो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही है। तो इसी के अंदर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे भाई। चलो पहले तो जीरो एक्सेलरेशन वाला, पहली कंडीशन पे जीरो एक्सेलरेशन, जीरो बॉडी एट रेस्ट है, क्या है, रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट पे है। जीरो एक्सेलरेशन वाला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसे हम जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे, वो कैसा ग्राफ होगा, वो ऐसा होगा। सेम ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, अब थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि अब हमारे पास एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम ही आएगा। क्या आ जाएगा, सेकंड में टाइम ही आएगा, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। पर यहां पर कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहां पे हमारे पास इस बार वेलोसिटी आ जाएगी जो कि मीटर पर सेकंड में आएगी। किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में 1 2 3 4 मान लें, 1 2 3 और फिर ये 4 मान लें। अब यहां पे वही वाला फुगू बैठा है, ओरिजिन पॉइंट पे कौन है, फुगू बालक बैठा है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट, क्या है, एट रेस्ट है, यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा, वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा, यानी ना ही तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ना ही बढ़ रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, वो जीरो है। क्या है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। मान लो इसने एक सेकंड के अंदर इधर
मैं थोड़ा आगे इसीलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आए। 1 सेकंड में 0 वेलोसिटी कवर किया, 2 सेकंड के अंदर 0, 3 सेकंड के अंदर 0 और 4 सेकंड के अंदर भी 0 वेलोसिटी, 4 सेकंड के अंदर भी 0 वेलोसिटी, यानी स्ट्रेट लाइन आई। क्या आई गई? स्ट्रेट लाइन, a straight line parallel to the time axis। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर a straight line parallel to the time axis आ जाए तो मान लेना कि वो जीरो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। कौन सा एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है? जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर वेलोसिटी जीरो है, ग्रेडियंट निकालें, ग्रेडियंट जीरो बन जाएगा, यानी वेलोसिटी जीरो ना, ग्रेडियंट निकालें, राइज डिवाइडेड बाय रन करें, राइज डिवाइडेड बाय रन करें तो कितना चला? 0 मीटर पर सेकंड। कितना रन किया? 4। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास भी डायरेक्शन मौजूद होती है और ये वेक्टर के लॉज को भी ओबे करता है। तो ये आ गया 0, तो इसे हम कहते हैं ये 0 एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ के अंदर ये ग्राफ कैसा बना? 0 एक्सेलरेशन वाला। चलो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। यहीं पर 0 एक्सेलरेशन वाली तो देख ली, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। एक ग्राफ कुछ ऐसे, दो ग्राफ साथ बनाएंगे। एक ग्राफ कुछ ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये y, ये x, ये भी y और ये भी x। ये मीटर पर सेकंड में, ये सिर्फ सेकंड में, ये सिर्फ सेकंड में, और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। पर अब देखें यहां पर बैठा है चालू। क्या है? चालू बैठा है भाई। कौन है? चालू है, जो कि चल पड़ता है। चालू चला यहां तक, फिर चला यहां तक। कितना? चालू चला यहां तक, फिर चला यहां तक, यानी यहां से लेके चालू यहां तक स्ट्रेट लाइन में चला। जीरो ओरिजिन से लेके यहां तक जो है हमारे पास चालू चला, यानी उसने 1 सेकंड के अंदर एक वेलोसिटी की। क्या? 1 सेकंड में एक वेलोसिटी कवर की। एक्सेलरेशन कितनी हुई भाई? एक्सेलरेशन कितनी हुई? 1। क्या हो गई? 1 डिवाइडेड बाय 1 जीरो नहीं होता। 1 डिवाइडेड बाय 1 जीरो नहीं होता, 1 होता है। ठीक है भाई, जीरो नहीं कर देना, बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, और 2 सेकंड में यही एक्सेलरेशन 2 सेकंड में, समझाने के लिए यहां पे साथ लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चली। अब भी एक्सेलरेशन क्या आई? अब भी एक्सेलरेशन 1 आ गई। अब भी एक्सेलरेशन क्या आ गई? 1, यानी इक्वल वेलोसिटी कवर कर रही है बॉडी क्या कर रही है? इक्वल वेलोसिटी कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बताओ यहां पे एक्सेलरेशन बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है, 1 आया, एक्सेलरेशन आगे बढ़ी है। जब इंक्रीज होती है ना एक्सेलरेशन तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पर बॉडी की एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। तो हम यहां पे लिखेंगे कि पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला, पॉजिटिव
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ ये है। ये हमारे पास कौन सा है? पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। 1 वाला ग्राफ पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है। चलो यहां पे आओ, यहां पे आओ। इस बार चालू बैठा था यहां पे, कहां पे? 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे बैठा था। यहां से 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चालू चल पड़ा कुछ ऐसे, चालू चल पड़ा कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे चला। क्या हुआ? ऊपर से नीचे आया। 2 सेकंड के अंदर भी इतना, 1 सेकंड के अंदर भी इतना। अब बताओ, जब इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, 3 मीटर पर सेकंड की जब इसकी वेलोसिटी थी, तो इसको टाइम कितना लगा? टाइम क्या लगा इसका? 3 सेकंड। जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो टाइम उसको लगा 2 सेकंड। क्या लगा? 2 सेकंड। 3 पर 3 सेकंड, 2 पर 2 सेकंड और 1 पर 1 सेकंड लगा। जब 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो 3 सेकंड लगा, यानी यहां से काउंट करें उल्टा तो 1 आ गया। और 2 सेकंड में 2, 1 मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड लगा। तो अब भी स्पीड क्या है? अब भी सॉरी एक्सेलरेशन क्या है? अब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्या है? इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, अब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आया, ऊपर से कम होता गया। अच्छा भाई, कम होता गया, कम होता गया। यहां फिर आप इसको चालू को यहां पे बिठा दें, ऐसे आ गया। अब चालू यहां से ऐसे आ गया। वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा था शायद, वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो अब इसको हमने ऐसे बना लिया ताकि आपको समझ में आए। आपको समझ में आए। अब आपको समझ में आ रहा है ना? चलो, बस आपको ही समझ में आना चाहिए, बस बस यही कोशिश करनी है मुझे, ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? 3 मीटर पर सेकंड। बाद में कितनी हुई? 2। फिर कितनी हुई? 1। तो अब बताओ, वेलोसिटी बढ़ी या डिक्रीज हुई? वेलोसिटी डिक्रीज हुई। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होती है। और जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। यानी ये हमारे पास एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिसेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव साइन शोज डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ये जो नेगेटिव साइन है यहां पे मैं लिख लेता हूं, नेगेटिव साइन शोज डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है बेटा? तो अब इस केस में हमारे पास क्या आ गई? एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पर नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव साइन हमारे पास किसको शो करती है? डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन को। तो आपको सेकंड कंडीशन भी समझ में आ गई? हाँ भाई बेटा, समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं फाइनल कंडीशन यानी थर्ड कंडीशन। बस यही एक थोड़ी डिफ्यूजन थी इसके अंदर, जो यहाँ पे मुश्किलात होती थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाली। एक ही थोड़ा कंफ्यूजन था पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला। अब आपको वो भी समझ में आ गया कि पॉजिटिव ग्राफ कैसे होता है और नेगेटिव ग्राफ कैसे होता है, और नेगेटिव किसे शो करता है, और नेगेटिव कब बनता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यानी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हुई है। अब हम बात करेंगे एक और ग्राफ की,
ठीक है भाई। चलो देखते हैं वो कौन सा ग्राफ है हमारे पास, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। पुष्पा बैठा है, सर समझ गए, पुष्पा बैठा है तो समझ गए। बस चलना है, इधर या उधर, उधर या इधर चलना है भाई। चलो ऐसे चला या ऐसे चला, कैसे भी चला, यानी अनइक्वल, क्या अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बॉडी कवर कर रही है। ऐसे ग्राफ के अंदर, ऐसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जहां पर कर्व पाथ आ रहा है, क्या आ रहा है, कर्व पाथ आ रहा है। पिछले वाले में क्या आता है, यूनिफॉर्म वाले में इंक्लाइन, यहां पे कौन सा है, कर्व पाथ आ जाता है। कैसा पाथ भाई, कर्व पाथ आ जाता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर। तो मान लिया कि वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्या है वो, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है, या फिर हम वेरिएबल को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये कह लो या फिर ये कह लो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा ग्राफ्स ऑफ द मोशन का बेटा। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। रात के बज गए हैं 3, तो अब जो है वो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा बनेगा वो बनेगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मोशंस की इक्वेशन। शायद आपको मैंने एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी पिछले वीडियोस लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताई थी VF इज इक्वल टू VIT, VF इज इक्वल टू VIT प्लस AT, VIT नहीं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT होता है। चलो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाले में इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और उसके साथ उसके रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, लव यू ऑल।